इस सेल के अध्यक्ष या कन्वीनर संयोजक विजय जी, गोपाल जी अग्रवाल जो इकोनॉमिक सेल के कन्वीनर है, और राजस्थान से आए, मैं आपका भाषण भी सुन रहा था, अनिल जी अग्रवाल, तो और बाकी सारे भाइयों। एक्चुअली ये राउंड टेबल का बैठक होना चाहिए था, लेकिन वहाँ चूंकि यहाँ मरम्मत चल रही है तो इसलिए ये राउंड टेबल नहीं हुआ, और ऐसा हुआ है कि कोई भाषण दे रहा हो, क्योंकि ये यू आर ऑल सीनियर, यू आर ऑल एक्सपीरियंस्ड एंड वी नीड टू डिस्कस, बट डिस्पाइट दिस अरेंजमेंट we'll perceive it as a round table and still we'll talk like that. So that's the way of क्योंकि वो जीता जाता संवाद जो होता है ऐसी सारी चर्चाओं में, क्योंकि मैंने विषय देखे, मुझे बहुत प्रसन्न होता है कि एक बहुत ही देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं व्यापार के संदर्भ में, उन सभी मुद्दों पर आप विचार करोगे, और मुझे पूरी आशा है कि इस डेलिबरेशन के बाद आप जो कुछ एक मंतव्य आपका निकलेगा वो पार्टी के लिए भी कारगर और मार्गदर्शक साबित होगा। I hope and Vijay Bansal will do the needful, that take notes of what points are raised by various members and then prepare a concise, crisp note of what has happened, because that ultimately leads us to a further positioning of the party on various issues. The important point today, as Vijayji was saying, we are at a crossroads. See, we started with China few years ago. Today, our trade has galloped to $60 billion. But 20 billion is what we export to China, and 40 billion is what they export, means we import from China. So it is the same condition. And China, I started with China because China is a classic example of how the country can, with a policy initiative, can become a manufacturing hub of the world and exploit all the potential. As you know, China is rarely, I didn't draw economist style, just go to it, but China has really, we got in a way independence, and we started on the road same years, 47 and 48. Till 78, we both were having sluggish growth and nothing more in the planned regime. But they started opening up of economy in 78, and we started in 91. But it is not only the 13 years, gap of 13 years, what is causing the gap of today's performance of China and India. It is the government policy and initiative on the road to reform. Every minute and every hour, China is reforming. Learning from the past, learning from the present, thinking of future, taking note of opportunities, and then exploit it fully. आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी कोई बन गया है तो चाइना बन गया। और मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं। मैं अभी अमेरिका में था तो उस दिन कोलंबस डे था शिकागो में, एंड वेदर वाज देयर। तो वहां एनआरआई के सारे लोग जमा थे, तो मैंने कहा ये कोलंबस तो भारत खोजने के निकला था, ये कोलंबस डे मत मनाओ, ये इंडिया डे मनाओ, क्योंकि कोलंबस थोड़ी ना अमेरिका ढूंढने निकला था, अमेरिका में कुछ था ही नहीं, बंजर भूमि थी। वो तो ढूंढने निकला था भारत को, क्योंकि भारत वॉज अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 1/3 ट्रेड वॉज दैट फ्रॉम एंड टू इंडिया, 1/3 of the world trade, and today we are not even 1% of the world trade. ये हो गया। और ये क्यों हो गया? यानी उस समय हमारा इनोवेशन, उस समय हमारा इनिशिएटिव, उस समय हमारा रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड, मार्केटिंग, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ब्रिटिशों ने अगर सचमुच में कुछ कत्ल किया हमारी,
तो लोगों को जो मारा वो अलग चीज है, लेकिन ये जो किया कि ट्रेड का सारा हमारा जो मेजर था, और हम भी इनोवेशन करने को समाप्त कर दिए, तो 150 साल में इतना फर्क हो गया कि फ्रॉम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वी हैव नाउ नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और जो भी वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा है वो क्या है, नाउ इन ए स्पैन ऑफ 1 decade फ्रॉम $20 billion, now the gap is nearly 120 billion dollars. So it's a huge thing. It is 1/3 of our forex. तो 3 साल में समाप्त होगा अगर ऐसा चले तो। इसका मतलब है कि वी आर एट क्रॉस। अच्छा, क्या आ रहा है, और इसलिए जब आप विदेश व्यापार की चर्चा करोगे तो जरा वो सारे चार्ट्स उपलब्ध है कि कौन कौन सी वस्तु अभी आ रही है। उसमें जो कैपिटल गुड्स आ रहे हैं, वी कैन वेलकम देम, न्यू टेक्नोलॉजीज, कैपिटल गुड्स दैट क्रिएट्स मोर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी कैन बिकम सप्लायर टू द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ दैट इंपोर्ट। बट दोज इंपोर्ट्स विच आर luxury imports and other imports, non-priority imports, are what worries us. And it is not only the imports. After all, import will be there. We are a democratic country. But the issue is that unless we start exporting more, our exports are growing year-on-year basis, but they should be growing in leaps and bounds. चीन आखिर 78 के बाद 30 साल के अंदर आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, और सबसे सरप्लस विथ एवरी कंट्री, इट इज इन सरप्लस विथ एवरी कंट्री। आज यूएस का अगर ओबामा का पैकेज था $700 बिलियन, तो फॉर बेल आउट, एक्चुअली दैट बेल आउट पैकेज इज बीइंग बेल्ड आउट बाय चाइना, क्योंकि उनके पास ही सारा खजाना पड़ा है, उनके पास ही डॉलर है, अमेरिका के पास नहीं है। तो आज दुनिया को नचा सकते हैं चाइना, और हमारी वो पोजीशन हो सकती थी, लेकिन हमने रिफॉर्म को भी स्लो किया। सो आप एक बार रिफॉर्म की भी चर्चा करने वाले हो, कहीं तो मैंने देखा, हाँ, तो वो चर्चा होनी जरूरत है। अटल जी ने जो सपना देखा और जहां शुरुआत की इंफ्रास्ट्रक्चर को, इट वॉज नॉट ओनली हाईवेज, इट वॉज रूरल रोड्स, farm to go down to market. It was ports, airports, it was freight, it was railway, all connectivities. So that was a revolution unleashed by Atal ji with a force, and I know very certain that when he unleashed the scheme of Golden Quadrilateral, the expenditure estimated was 70,000 crores in 1999, and people believe that government can't raise this much resources, but we could raise. And once, when in America, our delegation went and met the American president and said, your roads are good because you are rich. The president halted our delegation and said, no, we are rich because our roads are good. So that's the importance of infrastructure. And that infrastructure growth is very important. Now that is gone sluggish now. Last 7 years we have wasted those opportunities and built upon the momentum generated by Atal Bihari regime. So वो हमने नहीं किया, तो वो भी बात महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा अच्छा विषय विजय जी ने रखा कि कृषि की संजीवनी क्या है, उसको रियल रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देना। क्योंकि जब किसान को पता होगा कि मुझे अच्छी कीमत मिलेगी, तो किसान पूरी तरह से देश को समृद्ध बना सकता है। लेकिन उसको ही अगर ज्यादा उत्पादन करेगा तो उसको पनिशमेंट तरह अगर कीमतें उसकी गिरती है, तो वो बेचारा परेशान होता है कि आलू का फसल आया, कोल्ड स्टोरेज में रखा, और आलू की इतनी भी कीमत नहीं मिलेगी कि कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा चुकाएं, तो इसलिए वो फेंक देना, वही के रवैये रखते हैं। हमारी ऑयल सीड का एक क्लासिकल एग्जांपल है। ऑयल सीड हमें जरूरत है, और आबादी बढ़ती है तो ज्यादा जरूरत होती है,
लेकिन ऑयल सीड में हम 2003 तक कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे एडिबल ऑयल। और आज स्थिति है कि एडिबल ऑयल हमारी जरूरत का 50% हम बाहर से ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देश के किसानों को लंबे समय के लिए प्राइसेस का गारंटी नहीं दिया। द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव गारंटी टू द फार्मर्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर ए डिकेड, दैट इट विल ग्रो लाइक दिस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर साल 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, तो वैसे किसान के साथ भी जब तक नहीं होता तब तक वो उत्पादन में हमेशा ही प्रॉब्लम आएगा। और हम इंपोर्ट करते जाएंगे तो शुरू में तो इंपोर्ट का सस्ता मिला, लेकिन अब टैक्सेस वगैरह सब लोगों ने बढ़ा दिए तो वो गड़बड़ होने लगा। तो तेल की पूरी कीमत 100 रुपए तक जो पहुंच गई, उसका एक कारण है हमारा पॉलिसी फेलियर। सो द कॉमर्स सेल नीड्स टू डिस्कस दिस बिकॉज देयर आर मेनी एस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड। नाउ देयर इज a spate of FTAs are being entered into। कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। एक समय था कि वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को भी हम एक तरह से कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुली व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें पोजीशन पेपर, स्टडीज, इंपैक्ट्स, ड्राफ्ट सब कुछ लोगों को मिलता था ताकि लोग अध्ययन करके उस पर अपनी बात रख सके। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज द न्यू लेटेस्ट थिंग इज द FTAs, और FTAs में कुछ नहीं हो रहा है। FTA में कोई पारदर्शिता नहीं रही, न वहां मसौदा मिलता है, न इंपैक्ट स्टडी के कंक्लूजन मिलते हैं। तो FTA जापान के साथ हो गए, एशियन कंट्रीज के साथ हो गया, अब रीजन के साथ हो रहा है, अब यूरोप के साथ हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। तो सारे FTAs हो रहे हैं और पार्लियामेंट को भी नहीं। अभी हम गए थे इस्टोनिया एक छोटा सा देश है, रशिया से अभी बाहर आया और आजाद हुआ। अब 12 लाख आबादी का देश, लेकिन इस्टोनिया के पार्लियामेंट में जब हम बैठे सब पार्लियामेंट्रियंस के साथ, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ हर कोई जो देश का कोई भी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटी होती है, व्यापार की न हो, लेकिन उसको पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी होती है। और ये सरकार है कि जो पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं लेती, लोगों को बताती नहीं, और ये सरकार अपना अपना काम करती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज अब FTA के रूप में आ रहा है, उस पर अध्ययन करो, क्योंकि ये इशू है कि जहां इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी, इंटरेस्ट ऑफ फार्मर कम्युनिटी, कुछ क्षेत्रों में उसका उल्टा विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। तो आखिर वाणिज्य सेल करेगा क्या? व्यापार के संबंध में सारे मुद्दे, जैसे आपने अब बड़ा विवाद चला कि अटल जी के समय में शुरू हुआ था कमोडिटी एक्सचेंज विद द आइडिया दैट फार्मर विल गेट बेटर प्राइस। आज क्या 10 साल के बाद हुआ? रिव्यू करोगे कि नहीं? रिव्यू करते हैं तो समझता है किसान को कम फायदा हुआ, सटोरियों को ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, इसमें भी पॉलिटिक्स और व्यापार देखना चाहिए। शरद पवार इज पॉलिटिशियन बट बेसिकली ही इज ए बिजनेसमैन, ट्रेडर पार एक्सेलेंस। उन्होंने क्या किया? ये जो देश में आजादी के बाद कभी भी एग्रीकल्चर, फूड एंड सिविल सप्लाई, 3 डिपार्टमेंट एक मंत्री के हाथ में कभी नहीं रखे थे, नेहरू जी ने भी और बाद में। लेकिन ये तीनों डिपार्टमेंट शरद पवार जी ने अपने हाथ में ले लिया। अब उनको देश में और दुनिया में कौन से फसल की आज की क्या स्थिति है, क्या है, ये भी मालूम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके हाथ में है, तो गोडाउन में कितना है, उसकी स्थिति क्या है, सरकार क्या करने वाली है, भेजने वाली है, नहीं भेजने वाली है, ये भी उनको पता है। और उसके बाद सब कुछ मालूम है। स्टेट पॉलिसी रिलेटिंग टू द फूड चेन फुल्ली फ्रॉम फार्म टू मार्केट एक ही हाथ में है। तो यही तो कैपिटल होता है कमोडिटी एक्सचेंज का। लोग कैसे खेलते हैं, यही तो जानकारी है उसका कैपिटल। तो हो गया काम। तो ये भी हुआ, और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कमोडिटी एक्सचेंज एकदम खराब चीज है, लेकिन आज अनुभव के आधार पर कहना पड़ा कि ये अगर पॉलिटिक्स और प्रॉफिटिंग का केंद्र बन गया तो इसकी जगह उसमें से कम फूड आइटम्स का बाहर करो।
क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन हो गया। और अब दूसरा भी विषय में ज्यादा लंबा नहीं करता, अब एफडीआई रिटेल आ रहा है, इट्स ह्यूज डिपार्टमेंट। सो कॉमर्स के वेबसाइट पे जाओ, कॉमर्स के सारे पॉलिसी इनिशिएटिव जो पाइपलाइन में है उसके वर्किंग पेपर्स अब रिलीज हुए हैं वेबसाइट पे। मुझे एक अनुभव आया है कि जब चीजें वेबसाइट पर नहीं मिलती थी तब लोग बड़े दौड़ते थे कि भाई क्या हो रहा है, हमें दे दो, वहां से लाओ, कोई भी एक कॉपी हमें दे दो। जब से वो फ्री हो गया तब कोई देख ही नहीं रहा उसको। तो बीजेपी कॉमर्स सेल को कॉमर्स मिनिस्ट्री से, इंडस्ट्री सेल को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव और जो बिल्स जो आने वाले हैं उसके ड्राफ्ट पहले ही रिलीज करते हैं पर पब्लिक कमेंट। अगर हमारे सेल कमेंट्स ही नहीं बचेंगे तो फिर हम क्या काम कर रहे हैं? जब पॉलिसी सुधारने का मौका आपको है तो अपनी बात को अध्ययन करके उसमें रखना चाहिए, और इसलिए ये भी हमें काम करना है। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चारों पांचों बातें, बेहतर कृषि उत्पाद, फिर धन प्रोत्साहन, नवभारत का निर्माण, विदेशी व्यापार, बैंकिंग का भी विषय पूरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुदरा व्यापार। तो ये सब विषयों की आप चर्चा करोगे, इसलिए आई विश द डेलिबरेशंस वेरी बेस्ट। एक ही बात करूंगा, अब देश में पिछले एक महीने में बहुत बड़ी जबरदस्त चर्चा हर घर में, गरीब के घर में भी हुई। एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक कल्पना नहीं थी आयोजकों को कि भी ऐसा जन आंदोलन के रूप बदलेगा। मीडिया की भी क्या ताकत होती है। अन्ना हजारे तो हमारे गांव के हैं, लेकिन अन्ना हजारे यहाँ तो किसी को पता नहीं था। अप्रैल में जब 5 दिन का उपवास हुआ तो मीडिया ने जो वहां डेरा जमाया, वहां तो 2-2.5 हजार ही लोग होते थे, वहां कौन से ज्यादा लोग थे। लेकिन वही से स्टूडियो लोगों ने तैयार किया और जो बात फैलाई कि उसके बाद 15 दिन में मैं मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में गया तो वहां भी मैंने बैनर देखा अन्ना हजारे को। तो देश को एक छू गया कि भाई ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हर आदमी तंग है, इशू करेक्ट है। और दूसरी बात हुई कि एक सीधा साधा कोई नेता चाहिए, तो अन्ना हजारे का एकदम 5 दिन में एक क्रेज बन गया कि भाई ये तो फकीर जैसा है, मंदिर में रह रहा है, तो क्या है, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, तो कोई तो इसलिए, और पॉलिटिक्स नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, कुछ नहीं लड़ रहा है, तो लोगों को लगता है ऐसा। और इसलिए एक देश भर का जनसमर्थन मन से लोगों उनको मिला। लेकिन ये एक परिवर्तन की आंधी है, और अब इसका सबसे ज्यादा अवसर हमें है कि लोगों के दिमाग में जो भ्रष्टाचार के प्रति खिलाफ जो रोष है, वो आक्रोश को पूरी तरह से, और कांग्रेस के खिलाफ बहुत मानसिकता बन गई है। तो हमारा कॉमर्स सेल हो, इकोनॉमिक सेल हो, बाकी सारे सेल्स हो, सारे मोर्चे हो, सारे प्रभाग हो, प्रकोष्ठ हो, सबका आखिर अगर काम हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विजय की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए भी माहौल अब सही बना है। 2.5 साल हुए हैं और मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन का अनुभव है कि किसी भी सत्ता में तीसरे साल में जो इम्प्रेशन, सत्ता के तीसरे साल में जो इम्प्रेशन बनता है वो बहुत परमानेंट डैमेज करता है रूलिंग पार्टी को, और वही परिणाम आता है बाद में। 1 साल में वो सुधारने की खूब कोशिश करे, कुछ नहीं होता। डीएमके ने कम उपाय नहीं किए, लेकिन नहीं हुआ। तो बट आफ्टर ऑल, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल डिटेल्स ऑफ पॉलिटिक्स टुडे, बट आफ्टर ऑल इलेक्शन इज ऑल अबाउट लीडरशिप एंड अलायंसेस, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल। और इसलिए आज एक बहुत बड़ा अवसर है, माहौल है, देश में परिवर्तन की गुंजाइश है। तो इसमें लोगों तक अपने अपने क्षेत्र के विषयों को, और आप पर क्या परिणाम होगा, बीजेपी आपको पहले सचेत कर रही है। और ये अब पता चला कि देश में एक नई मानसिकता आई है कि एक एक कॉज को लेकर जो लड़ता है ना, उसको भी लोग मानते हैं। तो हमें भी एक एक सेल को, एक एक कॉज लेके उसके लिए पूरी ताकत लगाकर लोगों तक पहुंचना है। अगर ये करने का एक नक्शा आप बनाओगे तो ये 2 दिवसीय आपकी कार्यशाला
बहुत ही कार्यकारिणी की बैठक सफल रहेगी और इसलिए सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।